दिल्ली की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पूर्वांचल के लोग कैसे अफेक्ट करते हैं? तो 44-45% पॉपुलेशन पूर्वांचलियों का है। जी जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो तकरीबन लखनऊ के उस पार जी से लेकर के और बंगाल बॉर्डर तक जी और नीचे झारखंड तक जी ये जो आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ से जो आए हुए लोग हैं दिल्ली में उसको हम लोग अमूमन पूर्वांचली कहते हैं। जी। आपने शीला जी का भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देखा और अरविंद जी का भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मन में इतनी घृणा है पूर्वांचल के लोगों के प्रति कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और बहुत बड़ा बड़ा स्वप्न लोगों को दिखाया था कि हम लोकपाल लेके आएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। वो खुद ही आकंठ भ्रष्टाचार में, उसकी पूरी मंडली आखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, ये सर्वविदित हो गया। इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल समाज को ठगा है। पहले 15 साल कांग्रेस ने ठगा और पूर्वांचली लोग ठगाए कि पूर्वांचली आबादी दिल्ली के तंग जगहों पे ज्यादा निवास करती है। ये तो 7 सीट के भाजपा जीत ही रही है। इस बार गिरा बांध लिया है, इस भ्रष्टाचारी, इस दुराचारी को इस बार सत्ताच्युत कर देना। जय श्री राम। सभी साथियों को मैं देवेश तिवारी प्रणाम करता हूं। आज हमारे साथ श्रीमान शरद झा जी हैं। शरद झा जी पूर्वांचल का एक बड़ा नेतृत्व दिल्ली में, पूर्व में आप पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। विभिन्न पदों पे आपने दिल्ली में भाजपा संगठन में काम किया। वर्तमान में आपकी कर्मभूमि संगम बिहार विधानसभा है। अहाँ का स्वागत अपन चैनल पे छे। बहुत बहुत धन्यवाद आके देवेश जी। आप इतने लंबे समय से दिल्ली में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और आप पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में। पूर्वांचल के भी उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी एक बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है, जिसको हम लोग मिथिला क्षेत्र कहते हैं। मिथिला से आप हैं, माँ जानकी की जन्मस्थली मिथिला, और एक बड़ा वर्ग दिल्ली में मिथिला का, पूर्वांचल का रहता है। जी जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पूर्वांचल के लोग कैसे अफेक्ट करते हैं, उनकी क्या भागीदारी है? देखिए, ये तो डेमोग्राफिक क्वेश्चन है। अब क्या है, दिल्ली में तकरीबन 44-45% जो मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं संगठन में रहा हुआ व्यक्ति हूँ, संगठन में काम करता हूँ, तो 44-45% पॉपुलेशन पूर्वांचलियों का है दिल्ली प्रदेश के अंदर। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो तकरीबन लखनऊ के उस पार से लेकर के और बंगाल बॉर्डर तक और नीचे झारखंड तक ये जो आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ से जो आए हुए लोग हैं दिल्ली में, उसको हम लोग अमूमन पूर्वांचली कहते हैं। तो ये सब मिलाकर के करीब 44-45% के आसपास में आज के डेट में दिल्ली में इनकी तादाद है। जी। तो स्वतः संज्ञानित होने वाली बात है कि जब इतने बड़े तादाद में वहाँ से पलायन करके लोग, विभिन्न कारणों से पलायन हुआ कालांतर में, पिछले 25, 30, 40 साल में, और लोग यहाँ पे रहे, लोग यहाँ के निवासी बने। और दिल्ली तो वैसे सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष के लोग आकर के यहाँ रहे, लेकिन चूंकि जब बिहार की हालत, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत, जब भाजपा की सरकार वहाँ नहीं हुआ करती थी, उस समय में काफ़ी खराब थी, तो वहाँ से पलायन ज़्यादा हुआ। चाहे वो कोसी के प्रकोप से पलायन हुआ हो, चाहे बाढ़ से, सुखाड़ से पलायन हुआ हो, जंगल राज जब लालू जी का था तब उस कारण से पलायन हुआ हो। तो इन सारे ये सब उस समय के कारण थे, तत्कालिक कारण आप कह सकते हैं, जिसके कारण पलायन हुआ और लोग यहाँ पे आकर के बसे। उस समय में यहाँ पे लगातार कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में। 3 बार से शीला जी की सरकार रही, अभी पिछले 2 बार से 2.5 बार कह सकते हैं। इसी पर आता हूँ। आपने शीला जी का भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देखा और अरविंद जी का भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मन में इतनी घृणा है पूर्वांचल के लोगों के प्रति। हम अक्सर उनकी जो मन की घृणा है, जो उनके मन में जिस तरह से नेगेटिविटी है पूर्वांचल के लोगों पर, वो सामने आ जाती है। अभी 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपये टिकट करा के यूपी बिहार के लोग दिल्ली आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पिछले आप देखिएगा कोरोना के बाद से जिस तरह से उन्होंने यमुना जी में छठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया। छठ लोक आस्था का पर्व है। आज छठ
पूर्वांचल से निकल के पूरे देश विदेश में फैल गया है। इतने बड़े महापर्व पे लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनीति करते आई है, जो उनके मन में घृणा है, ऐसा क्यों? आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, एक कहावत है, आप भी पढ़े और सुने होंगे कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जी, जाता है। जी। तो उनका विवेक अब खत्म हो गया है, वो निस्तेज हो गए हैं, उनका अब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिसने अन्ना को ठग करके और बहुत बड़ा बड़ा स्वप्न लोगों को जी, दिखाया था कि हम लोकपाल लेके आएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो खुद ही आकंठ भ्रष्टाचार में और उसकी पूरी मंडली आखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। ये सर्वविदित हो गया है, जी। सबको पता चल गया कि कैसे शराब घोटाला में इन लोगों ने क्या क्या काम किया ईडी का है। नोटिस आ रहा है, ईडी का नोटिस, 6 नोटिस उनके 2 ऊपर आया मंत्री है, जेल में बंद 2 है, मंत्री जेल में राज्यसभा इनके सांसद जेल में बंद है। बंद है। तो ये तो उनका एक्चुअल चरित्र हो गया। अब आते हैं जो पूर्वांचल समाज और उनका जो तालमेल जी। पहले बैठा था, वो भी अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि आपने एकदम सही बोला कि इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल समाज को ठगा है, ठगा है। और पूर्वांचल समाज ठगाए हैं। पहले 15 साल कांग्रेस ने ठगा और पूर्वांचली लोग ठगाए, और अब ये 11 साल से करीब, 13 में भी इनकी सरकार आई थी थोड़े दिन के लिए, उसके बाद फिर 15 से तो लगातार ही है सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो 11 साल के आसपास ये सत्ता में है, तो लगातार पूर्वांचली को ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं कि पूर्वांचली आबादी दिल्ली के तंग जगहों पे ज्यादा निवास करती है, क्योंकि वो लोग पलायन करके आए थे, रोजी रोजगार के लिए आए थे। तो वो लोग छोटी छोटी कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में या अनऑथराइज कॉलोनियों में ज्यादा निवास करते हैं। अब जैसे कि मैं संगम विहार का निवासी हूँ, संगम विहार में रहता हूँ। अब संगम विहार का विधायक पिछले 3 बार से 13 में भी जीते, 15 में भी जीते और 2000 में भी जीते, दिनेश मोहनिया जी। 2015 से लेके 2020 तक दिनेश मोहनिया जी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे जी। और अगर दिल्ली में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी 1-2 इलाके में है तो वो संगम विहार में है। तो अब पूर्वांचली लोग समझ गए हैं कि ये लोग सब ठगहरवा है, जो हम अपने हमारे बिहारी और पूर्वांचली भाषा में बोलते हैं कि ये ठगहरवा छो। तो ये लोग ठगहरवा है, सबके पता चल गया है। अब इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो 7 के 7 सीट ये लोग हारने ही वाले हैं। अभी जो चुनाव का सर्वे आ रहा है उसमें भी 56.5% सारे चैनलों ने के आसपास भाजपा को वोट प्रतिशत दिखाया है। ये तो 7 सीट के भाजपा जीत ही रही है। और जो अभी तकरीबन 10-11 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव 2025 जनवरी फरवरी में होने वाला है, मुझे संपूर्णता के साथ विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है। क्योंकि मैं गलियों में, चौक चौबारों में, टोला मोहल्ला में मैं घूमते रहता हूँ, खास करके अपने समाज के बीच में जाते, अन्य समाज में भी घूमता हूँ लेकिन अपने समाज में जाते, सब ने इस बार गिरा बांध लिया है। जो अपने यहाँ बोलते हैं ना, गिरा बांध लेना, इस बार गिरा बांध लिया है। इस भ्रष्टाचारी, इस दुराचारी को इस बार सत्ताच्युत कर देना है। संगम बिहार में आप रहते हैं, संगम बिहार में लगातार पिछले 15-20 सालों से सक्रिय हैं। जब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा बारिश आ जाए, संगम बिहार पूरा डूब जाता है, जल पूरा हर इलाके में भर जाता है, पानी चलना मुश्किल हो जाता है। क्या पिछली इनकी सरकार पिछले 2 टर्म से है? कुछ नहीं ये लोग किया है। संगम बिहार में जब भाजपा के विधायक जो अभी क्षेत्रीय सांसद हैं दक्षिण दिल्ली के, श्री रमेश बिधूरी जी, उनके समय में ही जो काम संगम बिहार में हुआ, उसके बाद संगम बिहार में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ पे संगम बिहार के अंदर ना कोई ढंग का स्कूल है, ना कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना इतनी बड़ी आबादी सड़क है। और हमको लगता है कि भारत में अगर सघनता के मामले में, जो डेंसिटी के मामले में अगर देखिएगा, तो अगर कोई 1-2 कॉलोनी इतने सघन बसा हुआ कॉलोनी अगर होगा पूरे भारतवर्ष में, तो उसमें पहले दूसरे नंबर पे संगम बिहार का आता होगा। ऐसा जगह है संगम बिहार में, जो पीछे का बकरी कॉलोनी कहलाता है, जिसको के फर्स्ट हम लोग बोलते हैं, I2 बोलते हैं पीछे में, ये सब 169 नंबर वार्ड के अंदर है। अगर वहाँ पे प्रसूति हो महिला को, तो वो लोग समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएंगे। ये हालत है ऐसी। रोड देश की राजधानी और देश के राजधानी के नाक के बीच में ऐसी व्यवस्था है, और ये लोग सब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है। कुछ नहीं। आज तक संगम बिहार के अंदर 152 अवैध शराब के दुकान इन लोगों ने खोला हुआ है, और उस सब का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो दिनेश मोहनिया के मार्फत से अवैध शराब के दुकान, अवैध 152, देश की राजधानी दिल्ली संगम बिहार के अंदर 152 अवैध शराब का दुकान है। और उसके बाद इन लोगों ने भ्रष्टाचार का वहाँ पे जाल है, जितने टाइप के भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं। भू माफिया वहाँ, जल माफिया वहाँ,
सरकारी टैंकर आते हैं जी एमसीडी वाले, और वो टैंकर 700-700, 600-600, 500-500 रुपये में वहाँ पे गरीब लोगों को दिया जाता है। बताइए। जितने बोर हैं सब पे आम आदमी पार्टी के गुंडों का कब्जा है। शराब माफिया मैंने बोल ही दिया। जितने टाइप के माफिया, ऐसे ऐसे माफिया हैं वहाँ पे कि जो भी गरीब, चाहे वो यूपी से आए हों, बिहार से आए हों, राजस्थान से आए हों, विभिन्न राज्य से जहाँ से भी आए हैं, वहाँ पे 3%, 4%, 5% पे कुछ जो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग हैं जो पैसा कमाते हैं इस माफियागिरी से, और उस माफिया वाला पैसे को ये लोग गरीबों को 3%, 4%, 5% पर ब्याज देते हैं। और फिर उन लोगों का 25 गज 50 गज जमीन उस ब्याज के ना चुकाने के कारण फिर वो भी कब्जा कर लेते हैं। तो एक भू माफिया का भी तंत्र वहाँ पे है। तो मैंने यही सब लोगों को बोला है कि इस बार तो लोकसभा में तो मोदी जी को जिताइए, और अगली बार आप ये अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्ट दूत यहाँ बैठा हुआ है दिनेश मोहनिया, उसका छाती तोड़ करके इस बार पैदल कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ इन सबको जेल भेजवाऊंगा वहाँ पे। जब हम भी समाचार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लोग त्रस्त हैं संगम बिहार के, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रही है। आम जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है, लोग परेशानी में हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी का 6ठा नोटिस आ गया। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए का, एलजी साहब ने जांच करवाया तो वो सामने आया। आज आप दिल्ली में देख लीजिए ट्रांसपोर्ट की स्थिति। दिल्ली में आप 10 मिनट घूमेंगे अगर, तो आपको कोई ना कोई डीटीसी की बस खराब मिल जाएगी जी। उसकी कारण ये है कि पिछले 10-12 सालों से इन्होंने एक भी नया बस नहीं खरीदा। जो शीला दीक्षित जी की सरकार ने खरीदा था, तो उसके बाद इन्होंने एक अपने कार्यकाल में एक भी बस नहीं खरीदा। सारे बस का कंडीशन 10 साल का रहता है, फिट वो अनफिट है जी। आप देखिए पानी का वही हाल है, जिस तरह से जल माफिया है। आप आज दिल्ली में जो बाढ़ आया था जी, उसके बाद दिल्ली की सड़कें का क्या हाल हो गया, हम सबके सामने है, सब मीडिया में है। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, जो वो सोच लेकर आए थे, आज उसके ठीक विपरीत हो गई है। जो उन्होंने वादा दिया था दिल्ली की जनता को, उसके विपरीत आज राजनीति हो गई। इन जो अरविंद केजरीवाल के जो इन सारे भ्रष्टाचार हैं, इन सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा आपने बोला, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है आपका कि अरविंद केजरीवाल की अब कलई खुल रही है जी। मैं तो यह बोलूंगा कि रंगा सियार है जी। एक बरसात इसके ऊपर पड़ी जी, अब ये इसका कलर उतर गया। आप सबको पता चल गया कि ये शेर नहीं, ये सियार है। तो ये एक्चुअली इसी उद्देश्य से ये भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति है। इसने जब नौकरी किया था उस समय में भी ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, उसमें भी सरकार को चूना लगा करके वहां से नौकरी छोड़ के भागा था, और इसके अनुबंध के पैसे भी इसने नहीं दिए थे जी। तो ये इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसने एक चोला ओढ़ा हुआ था जो निकल करके बाहर आ गया। पब्लिक सब समझ गई है कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, और इसने जो भी ताना बाना सब बुना था वो सब निकल करके पब्लिक के बीच में आ गया। मैं तो पब्लिक के बीच में रहता हूँ, पब्लिकों से बात करता हूँ कि अब पब्लिक खुद बोलती है कि हमारा भैया ना चाहिए फ्री के बिजली या फ्री का पानी, इसलिए क्योंकि हमको तो पानी ही नहीं मिलता है, तो फ्री का क्या और पैसा का क्या। और बिजली के लिए भी अब देखिए उस 1000-1500 रुपया किसी गरीब का बिजली अगर छूट हो जाता है, लेकिन बाकी जितनी योजनाएं हैं, अब मैं बताता हूँ दिल्ली के बारे में। जो आयुष्मान योजना है वो 5 लाख रुपए तक का मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में सब गरीब को, चाहे वो किसी वर्ग और वर्ण, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए व्यवस्था करवाया। इस दुष्ट व्यक्ति ने यहाँ पे उसको लागू नहीं होने दिया। तब सारे गरीब को तो 5 लाख रुपए के बेनिफिट से रोक दिया बिल्कुल। उसके बाद जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों का जो पेंशन जाता है, वृद्धा पेंशन, मुझे जहाँ तक जानकारी है पिछले कई सालों से दिल्ली में नया बना ही नहीं है। हाँ, वृद्धा पेंशन किसी का नहीं बन रहा है पिछले 10 सालों से। इवन तक कि राशन कार्ड दिल्ली में पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से बंद है। राशन कार्ड भी नहीं बनवा रहा है ये भ्रष्ट आदमी। अब मोदी जी ने जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड का ये जिम्मा उठाया था कोरोना के समय में, इसके कारण बहुत सारे जो गरीब लोग जो यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह दूसरे स्टेट के थे, मध्य प्रदेश से आए थे, उन लोगों का तो है। जो भी नए लोग हैं या ज्यादा समय से रह रहे थे, जिनका राशन कार्ड किसी कारण से नहीं बन पाया था, उन किसी का भी राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है।
तो पब्लिक से रिलेटेड कोई भी कार्य, अभी तो कुछ दिन पहले ही हम एक जनसभा में थे, नॉर्दर्न बस्ती है एक, संगम विहार के अंदर ही 2 बूथ है जो थोड़ा संगम विहार के बाहर में पड़ता है। तो वहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम, आदरणीय श्री रमेश बिधूरी जी भी थे। तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि जिसका राशन कार्ड भी बना है वो 5 किलो के बदले 3.5 और 4 किलो ही राशन मिल रहा है। और राशन का तो सिस्टम राज्य सरकार के थ्रू ही होता है। तो सांसद जी ने उस समय बोला भी था, हम लोगों ने फॉलो अप भी किया। तो अभी कुछ डिटेल हम लोग के पास आया नहीं है कि कौन से वो राशन कर्मी है जो इस तरह के गुनाह में संलिप्त है। इसने पूरे सिस्टम को खोखला करके और पूरे सिस्टम को बस ठगने का काम किया है। दिल्ली से लूट करके पैसे इसने गुजरात के इलेक्शन में खर्च किया, सबको पता चल गया है। दिल्ली के लूटे हुए पैसे को इसने पंजाब और गोवा के इलेक्शन में खर्च किया, उत्तराखंड में खर्च किया। तो जहाँ पे पब्लिक पहले से सजग थी वो समझ गई थी, कहीं पे जैसे पंजाब की पब्लिक गुमराह हो गई उस समय में। लेकिन अब ये कल ही सबको पता चल गया है, अब धीरे धीरे सबको समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति असलियत में क्या है। बिल्कुल भाई साहब, आप मिथिला से हैं, बहुत प्यारी भाषा है मिथिला की। मैं चाहूँगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल रहा, कुछ महीने बचे हैं, उसमें जो विकास के कार्य हुए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की हैं, उसमें से कुछ प्रमुख योजना जिनका जनमानस पे गहरा छाप पड़ा है, उस कुछ प्रमुख योजना के बारे में आप मिथिला में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत प्यारी भाषा है मिथिला। हम बताओ इसी मैथिली में, भाषा के नाम मैथिली छे। देखियो, एक तो जे मिथिला के लोग छे से भारतीय जनता पार्टी के ओहिना कर्जदार होबाक चाहिए, हम माने छी। एहि दुआरे कि मैथिली भाषा के अष्टम अनुसूची में जहाँ श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री रहथिन तो मैथिली भाषा के अष्टम अनुसूची में शामिल कल गेल रहे। ओहि के बाद जहाँ 34 के भूकंप में मिथिला 2 पार्ट भ गए, सहरसा वाला मिथिला, पूर्वी मिथिला और पश्चिमी मिथिला, और वो रेल ब्रिज टूट गए रहे। और 50-60 साल तक कांग्रेस के सरकार रहे, वो रेलवे ब्रिज नहीं बन पेले। और 3 घंटा का रास्ता आदमी के 14-15 घंटा में पार करऽ पड़े छले। वो पुल के निर्माण मोदी जी करवेलखिन, शिलान्यासो करवेलखिन, उद्घाटनो करवेलखिन। ओहि के बाद दरभंगा एयरपोर्ट चालू करवेलखिन, जे 1962 तक चालू रहे दरभंगा एयरपोर्ट, और कांग्रेस के भ्रष्ट शासन ओकरा बंद करवा देल गेल है दरभंगा महाराज के मरला के बाद। वो एयरपोर्ट चालू करवेलखिन उड़ान योजना के तहत मोदी जी। ई सब तो हम कही छी जे व्यापक काज भेलै। दरभंगा के एक एम्स देलखिन। अब अलग बात छै जे ओकर जमीन पर नहीं भ सकले अखन उतरलिए, लेकिन आइ निकाल उतरबे करते, चूंकि एम्स अलॉटेड छै दरभंगा। तो दरभंगा में एम्स आइ निकाल बनबे करते, चूंकि वो अलॉटेड छै, ओकरा फंडो एलोकेटेड भ गेल छै, बजट एलोकेटेड छै। अब हम कहे छी जे मिथिला के लोग तो ओहना भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेल अतेक साधुवाद के मुद्रा में छै, एहि दुआरे कि मिथिला के बेटी जानकी जी, और जानकी के नैहर मिथिला और सासुर अयोध्या में आई 500 बरख से 500 साल से राम लला टेंट में विराजमान छलखिन। हुनकर अत्ते बड़का मंदिर के निर्माण आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भेलै जी। तब जे मिथिला मैथिली से क्षेत्र से जे भी व्यक्ति हेता से भारतीय जनता पार्टी के लेल अब नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहता, तो फिर कौन मुँह रामलला के देखेता जी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जे भी विकास के कार्य मिथिला क्षेत्र में हेबाक छे वो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारे करती, क्या तो कांग्रेस तो नहीं कल। कांग्रेस के तो पहले बहुत मौका भेटले, हम तो आखन कांग्रेस वाला बात सब कहना। 34 में टूटलाहा पुल नहीं बना पेले, 62 में बंद करवा दिल के एयरपोर्ट से नहीं चालू करवा पेले, कोनो कल कारखाना। ई लालू जी, भ्रष्ट लालू जी मिथिला के अंदर 22 से 24 टा कुशियारक जकरा गन्ना कहे छै सब, चीनी के मिल छले, जे एक समय में मिथिला शुगर बाउल ऑफ नॉर्थ इंडिया कहल जाय छले। तो जहन लालू जी मुख्यमंत्री बनलखिन तो एक टा मिथिला क्षेत्र के कुल चीनी मिल बंद भ गेलै, कुल जूट मिल बंद भ गेलै। दरभंगा में एते बड़का अशोक पेपर मिल कागज के छले, वो फैक्ट्री बंद भ गेलै। कुल फैक्ट्री के धाराशायी कऽ देलखिन लालू जी और कांग्रेस सरकार मिलकर। और वो कांग्रेस और लालू जी कहथिन जे हमरा वोट दे, मैथिल वोट तो अयतन हुनका सबके 1टा सीट, जेना पिछला बेर धोखा से जीत गेलै, एहि बेर बिहार में 40 के 40टा सीट एहि बेर एनडीए के भेटतै। जहन विधानसभा के चुनाव हेतै, जेना 2010 में अंडर 20 पैक भ गेल रहे लालू जी के कुनबा, तहिना फिर 2025 में बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हेतै विधानसभा के। हम आई कह दै छी अहाँ के अंडर 20
सीट विधानसभा में पैक भए थे लालू के पार्टी। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके, आपने इतना लंबा समय दिया, एक इतनी सार्थक चर्चा रही। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए विषयों को लेके, कुछ नए चर्चाओं को लेके। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद देवेश जी। आपको हमारी चर्चा कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।